क्या आपको पता है कि मेरा भारत महान में हर दिन 82,000 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब हर घंटे 3500 बच्चे। इसीलिए मेरा रोल एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डिलीवरी हैप्पी एंड हेल्दी होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज डेटा सामने आया है कि हर 5 डिलीवरी में से एक डिलीवर्ड मॉम पोस्टनेटल पीरियड में, जापा पीरियड में डिप्रेशन में जाती है, परेशानी में जाती है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कुछ ऐसी मेडिसिन, थेरेपीज, काउंसलिंग की, जिससे हम इन 5 में से एक मॉमी जो परेशानी में है उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। और इसीलिए आज मेरे ओपीडी में जब मीनाक्षी जी आई किसी कॉमन कंप्लेंट को लेके, तब मुझे जैसे ही पता चला कि ये है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो हमने इन्हें उसी एक मॉमी की परेशानी को सॉल्व करने के लिए पकड़ लिया। वेलकम मीनाक्षी जी। थैंक यू मैम। क्योंकि भारत में जॉइंट फैमिलीज का पेट डायलॉग होता है, हमने भी तो पैदा किए हैं, तुम कौन से स्पेशल हो, हमने भी तो पाले हैं, काम करते करते पाल दिए, तुम कौन से नायाब हो। इसी वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन की इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है। मान लिया भाई, जो पहले स्टेमिना था, जो पहले हेल्थ थी, अब वो नहीं रही, शायद हमारा विल पावर भी वो नहीं रहा। तो इसीलिए आजकल की गर्ल्स को थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है डिलीवरी के बाद में। वैसे तो ओपीडी में मैं भी बहुत डील करती हूँ, मुझे कंप्लेन करते हैं, लेकिन ज्यादा कंप्लेंट्स हमें मेडिकल संबंधित मिलती है। तो आपको मीनाक्षी जी बहुत इस तरह के कॉल्स आते होंगे, आप किस तरह से उनको डील करती हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि कैसे डायग्नोस करती हैं कि अ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन? तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी 2 वीक्स के लिए लेडीज़ अक्सर ये फील करती हैं कि मुझे एक्सेसिव क्राइंग हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी रह रही है, लैक ऑफ स्लीप है, जो कि 2 वीक्स तक अगर चलती है तो आई ऑलवेज कंसिडर इट एज अ नॉर्मल थिंग। बिकॉज जैसा कि आप गायनी हैं, आप जानती होंगी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्रॉप होता है उस समय, उससे रिलेटेड ये सिम्टम्स आने स्वाभाविक। बिल्कुल। लेकिन अगर यही सिम्टम बढ़ते चले जाएं, एंजाइटी का रूप ले ले, सेल्फ हार्म के थॉट्स आने लग जाएं, कभी कभार तो ऐसे कॉल्स भी मुझे रिलेटिव्स की तरफ से आते हैं कि वो बेबी को हार्म करने की भी कोशिश करती है। तो अगर ये केसेस एक्सट्रीम में बढ़ जाएं तो मेडिकेशन एंड उसके साथ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिसको हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बच्चे को दूध पिलाना, सोने को नहीं मिलता, खाना बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका इंटरनल बॉडी का और साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना चेंज हो जाता है कि वो एक दूसरा जन्म है औरत का। बिल्कुल सही। तो उस दूसरे जन्म में जो वो अक्लेमेटाइज होगी, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनसे सहानुभूति और उनकी काउंसलिंग। और यहीं पे काउंसलर्स का रोल आता है, क्योंकि यदि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली तो लाइफ लॉन्ग जो वो एक प्रॉब्लम उनके साथ बैठ जाएगी, जो बच्चे को पालने के साथ साथ उनके आगे की फ्यूचर लाइफ को भी इफेक्ट करेगी। तो वो सारी काउंसलिंग हम आज आपसे जानना चाहते हैं, ताकि इस वीडियो से सारी पोस्टपार्टम मॉमीज लाभान्वित हो। तो आज हम आपके साथ में चर्चा करेंगे 5 पावरफुल टेक्निक्स के बारे में। तो पहली टेक्निक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके। उसमें आपको क्या करना है, नोज से इनहेल करना है, होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। नाइस। ओके। ये इमीडिएटली आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। बिल्कुल। तो ये कितनी बार कर सकते हैं? बच्चे के साथ बैठ के भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, आप बच्चे के साथ भी आराम से कर सकते हो, और इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करिए। जैसे ही आपको स्ट्रेस फील होने लगे आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसको दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी अगर हमको लगता है कि कोई कुछ कह गया, हमें गुस्सा आ गया, हम लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, उस समय बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपका स्ट्रेस, गुस्सा कम होगा। साथ साथ में जो डिलीवरी के बाद में सेडेंट्री लाइफ से आपके लंग इन्फेक्शंस होते हैं, इनफैक्ट हॉस्पिटल में हम इसे चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं, तो ये उसी का एक फॉर्म है जो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो इनहेल एक्सेल से आपका माइंड भी सेट रहेगा, प्लस आपके लंग्स बहुत ज्यादा ओपन अप होंगे, जिससे आपको इन्फेक्शन भी कम होगा। वेरी नाइस। अब हम दूसरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, वो है ग्राउंडिंग टेक्निक।
जब एक्सेसिव एंजाइटी हो रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कई क्लाइंट्स में वो पैनिक अटैक का भी रूप ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या करना है ग्राउंडिंग टेक्निक्स में, 5 चीजों को क्विकली देखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके। फिर 4 चीजों को आपको टच करके फील करना है, रफ हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। 3 चीजों को आपको हियर करने की कोशिश करनी है, अपने कानों का इस्तेमाल करना है। पंखा चल रहा है, कोई भी आवाज हो सकती है, बाहर बर्ड्स की आवाज हो सकती है, तो आप उस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुअली एंजाइटी डाउन होती चली जा रही है। और फिर आपको करना है स्मेल, कोई भी ऐसी चीजों को आपको स्मेल करना है। परफ्यूम हो सकता है, कोई भी और फ्रेग्रेंस हो सकती है, फ्लावर्स हो सकते हैं। एट लास्ट आपको कोई भी एक चीज को टेस्ट करना है। तो जब आप इन 5 सेंसेस का यूज करेंगे तो आपका फोकस अपनी एंजाइटी या पैनिक अटैक से हटके तुरंत उस जगह चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया। मतलब ग्राउंडिंग हमें अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है। तो जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि अगर मुझे एंजाइटी हो रही है तो मैं फट से इसे टच करूंगी तो ये रफ है, इसे टच करूंगी ये सॉफ्ट है, फिर कुछ भी ठंडी चीज को कर सकते हैं, गरम चीज को कर सकते हैं। तो टच सेंसेशन से हमारा फोकस थोड़ा सा हटा। फिर सेकेंड आपने क्या बताया मीनाक्षी जी? स्मेल। हाँ जी, हमें स्मेल करना है किसी भी 2 चीजों को। ओके। तो आप कुछ भी अगर नहीं पड़ा तो बच्चे का अगर टैल्कम पाउडर पड़ा है, ऑयल पड़ा है, परफ्यूम पड़ा है, तो आप उसे स्मेल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी बच्चे की पड़ी ही होती है रूम में, आप उसे स्मेल कर सकते हैं। फिर सुनने वाली बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि अगर बच्चे का कोई टॉय पड़ा है, बच्चे का रोना, बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं। वेरी नाइस। एट लास्ट आप कोई भी एक चीज टेस्ट करके देखिए, जब आप उस सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो भी ब्रेन अलग सिग्नल देगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक्चुअली हमें अपना फोकस उस एंजाइटी और स्ट्रेस से हटा के किसी और चीज में एंगेज करना है, ताकि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं वो चले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरी थेरेपी की तरफ, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इसमें हम क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि किस तरीके से हम नेगेटिव थिंकिंग को, थॉट को ब्रेक करके पॉजिटिव से रिप्लेस करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो मदर्स की जनरली ये थिंकिंग होती है, अब तो मेरी लाइफ फंस गई, ये क्या, मैं रात को उठ रही हूँ, मेरी लाइफ पूरी डिस्टर्ब है, अब ये कोई लाइफ है। बजाय इन सेंटेंसेस के आप मुस्कुराइए बच्चे को लेके और कहिए, वाओ आई एम ब्लेस्ड, इट्स अ ब्लेसिंग। भले ही आप उस समय झूठ बोल रहे हैं खुद से, लेकिन इट विल इम्पैक्ट यू। और ये अफर्मेशन का काम करेगी। और बीच बीच में आपको एक काम और करना है, आपको बच्चे को हैंड में लेके और बहुत बार उसको हग करना है। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रीट होगा और एंजाइटी और उनसे जो बैड हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो तुरंत सबसाइड होंगे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पॉजिटिव थिंकिंग उस अफेक्शन के साथ में वर्क भी करेगी। बिल्कुल। और आपको एक कनेक्टिविटी महसूस होगी उस बच्चे के साथ। ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत आएगा। लेकिन मीनाक्षी जी, इसमें मैं इंटरप्ट जरूर करना चाहूंगी कि ये काउंसलिंग जो हमारी पोस्टमार्टम लेडीज की हो रही है, मदर्स की हो रही है, उसके साथ साथ आई थिंक कहीं ना कहीं रिलेटिव्स की भी होनी चाहिए। क्योंकि एक डायलॉग जो हमेशा हम मारते हैं वो है, जब पैदा होगा तब देखना, नींद उड़ जाएगी, भूख मर जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 3 साल तक तुम बिल्कुल बंद जाओगी, कमरे के अंदर बैठ जाओगी। आप नहीं जानते, आप बोल के चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग पर एक ऐसा असर छोड़ जाते हैं जिनकी वजह से इन्हें बहुत मुश्किल होती है उन्हें उस डिप्रेशन में से निकालने की। तो प्लीज अपनी जबान पे थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा गुड़ रखिए, शहद रखिए, ताकि इन मॉमीज को मोटिवेशन मिल सके आपसे। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप जब भी अपने क्लाइंट्स को बुलाएं तो उनके घर वालों को जरूर बुलाएं, उनके हस्बैंड्स को, उनकी मॉमीज को, उनकी मदर इन लॉज को, so that they get a positive environment in the home also. Exactly. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले काउंसलिंग फैमिली की करें, क्योंकि जब भी फैमिली की तरफ से ये रिपोर्ट आती है बिल्कुल, तब हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट करना है, आपको कहना है तुम थोड़ी देर सो जाओ, हम बच्चे को संभाल लेते हैं। बच्चा पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग है, वो सिर्फ एक मदर के लिए नहीं होता है। तो पूरे परिवार का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पूरे परिवार के लिए ब्लेसिंग। और जैसे थॉट्स हम देंगे अल्टीमेटली वैसा ही हमारा आगे का प्रोसेस हो जाएगा सोचने का। तो हस्बैंड्स की काउंसलिंग भी आप करते हैं?
हाँ जी, मैं कपल काउंसलिंग्स भी करती बहुत हूँ। बढ़िया, इनफैक्ट कपल काउंसलिंग ही किया कीजिए, बिकॉज हस्बैंड्स का आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो घर वाले भी हैं वो कहते हैं कि इसे तो ऑफिस जाना है, इसे सोने दो, ये जागेगा तो सुबह काम कैसे करेगा। लेकिन जब एक फीमेल कर सकती है तो व्हाई नॉट मेल, है ना। और उन्हें भी वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए लेने चाहिए, जो yes. उनके बच्चे करते हैं, तो इस तरह से उनकी वाइफ के साथ भी बॉन्डिंग इंप्रूव होती है और बच्चे के साथ भी। तो ये कपल काउंसलिंग इज आई थिंक वेरी Very इम्पोर्टेंट important. इन दिस। तो ये सीबीटी के कितने सेशंस आपको लेने पड़ते हैं? सीबीटी में बेसिकली हमें सिखाना होता है कि नेगेटिव थॉट ब्रेकिंग हुए। सेकेंडली हम जर्नलिंग के लिए भी बोलते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको राइट डाउन करना स्टार्ट करो, ओके ताकि हम बाद में उनको डिस्कस कर सकें और मैं उन्हें पॉजिटिव फ्रेम कर सकूं। ओके और उसके अंदर हम आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या हैं। अगर किसी भी लैंग्वेज में हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर मदर कहती है ओ मेरी लाइफ तो बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गई है, ये ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, तो पूरा घर ऐसा होगा, ओके या फिर इस तरीके के जब थॉट्स आने लग जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जबकि कई केसेस में ऐसा भी होता है कि पूरा परिवार कोऑपरेट कर रहा है, बट थॉट प्रोसेस ऐसे होने लग जाते हैं मदर बिल्कुल के कि वो क्योंकि डिप्रेशन में जा रही है धीरे धीरे, तो पूरे परिवार को समझते हुए उनके थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करने पड़ते बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज तक मदर्स में देखी है मैंने जाते हुए, विच इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम, और कई बार वो बेबी को तक हार्म करने का कोशिश कर सकती हैं। ऐसे मुझे बिल्कुल। रिलेटिव्स वगैरह से कॉल्स आ चुके हैं। ओके तो इस कदर पहुंच सकती है। ऐसी कंडीशन में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप साइकेट्रिस्ट की मदद लीजिए। इमीडिएट मेडिकेशन स्टार्ट होनी चाहिए और उसके साथ काउंसलिंग अपना एक बिल्कुल। रोल अदा करती है। क्योंकि आई थिंक जो हम डेली सुनते हैं, पॉजिटिव थॉट सुनते हैं, उनका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली काउंसलिंग का असर हमारे माइंड पे जरूर होता है। तो एज लॉन्ग एज लाइक हाउ मच इट कॉन्टिन्यूज, 6 महीने 4 महीने, नॉर्मली आपको कितना लगता है कि उसको राइट ट्रैक पे लाने में? इट डिपेंड्स। कई बार तो 2 वीक्स के अंदर ही जैसे ही एस्ट्रोजन एंड Okay. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बॉडी में सही होता है, सिम्टम्स डाउन चले जाते हैं। और बिल्कुल। कई बार अगर सीवियरिटी बढ़ गई तो 2 to 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। और तब It तक मुझे depends. लगता है कि बच्चा भी थोड़ा सेट हो जाता है, सेट हो जाता है, उसकी स्लीप पैटर्न भी आई थिंक थोड़ी सेट हो जाती है। तो वो 3 महीने अकॉर्डिंग टू अस बहुत इम्पोर्टेंट है एक मदर के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। अगर वो 3-4 महीने निकल जाते हैं किसी भी मदर की लाइफ में, तो हमेशा के लिए उनकी जो पर्सनालिटी है वो कभी भी डिप्रेस्ड अप नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप ये आपने मुझे बताए 3 आई थिंक। Yes. ओके, अब हम जानेंगे चौथा स्टेप। हम फूड की तरफ जाते हैं कि जैसी हमारी मेंटालिटी होती है कि डिलीवरी हुई उसके बाद बहुत सारा घी खाना Yeah. चाहिए, या इस तरीके की ही डाइट लेना सही होता है जिससे आप हष्ट पुष्ट होगे। नहीं, आप घी लीजिए लेकिन एक प्रपोर्शनेट अमाउंट में। उसके साथ में आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी होता है। इसका अपना एक अलग रोल है मेंटल हेल्थ में। मैंने देखा अभी भी एक कपल आया मेरे पास, आई थिंक डिलीवरी को 3 महीने हो गए थे। वो मुझे यही बोली कि बैक एक है, मैं एक्टिविटी शुरू नहीं कर पाई, घर वालों ने कहा 3-4 महीने रेस्ट करो, खाने पे भी मैंने खूब घी खाया। एक सिंपल क्वेश्चन आई आस्क्ड हर कि कितना वेट गेन हो गया? शी टोल्ड मी 15 kgs। कैन यू बिलीव? अगर आप सोचिए कि आपका 15 किलो वेट गेन हो गया, आपने 3 महीने अपनी एक्टिविटी छोड़ दी, आपने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, आपने घर की डस्टिंग नहीं की, आप किचन में नहीं गए, प्लस वही गरिष्ठ खाना आपने खाया, तो आपकी बॉडी कैसे बैलेंस रहेगी? ऑब्वियसली आप में लेथार्जी आएगी, आपके जॉइंट पेन होंगे, आपका बैक एक होगा। तो बैलेंस्ड फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि यदि घी से ही दूध आएगा, यदि घी से आप ठीक होते हो, तो वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में कैसे हीलिंग होती है, राइट? वो भी तो लैक्टेशन करते हैं, वो भी ब्रेस्ट फीड करते हैं। घी से दूध नहीं आता, दूध आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, जो रिलीज होता है बेबी को प्यार करने से, बॉन्ड से, ब्रेस्ट फीडिंग से। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी बताती हूँ, ये भी बता रहे हैं कि प्लीज अपनी बैलेंस डाइट लें। आप ठंडी चीजें भी खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी खूब पिएं, अदरवाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव बैलेंस हो जाता है बॉडी में। अब 5वां सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप पैटर्न। ओके, जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है आफ्टर डिलीवरी। डेफिनेटली आई एग्री।
हाँ, ब्रेस्ट फीड के लिए नैपीज चेंज करनी है, Yeah. डायपर्स चेंज हो रहे हैं और उसमें आपकी बार बार स्लीप पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं मदर के, तो ऐसे में सपोर्ट चाहिए फैमिली का कि थोड़े टाइम के लिए फैमिली सपोर्ट करे। अगर कोई लाइट म्यूजिक, चैंटिंग, इसको सुनते हुए अगर मदर सोने की कोशिश करे, जैसे आप हेडफोन्स लगा सकते हैं, सोते हुए अगर चैंटिंग, लाइट म्यूजिक इसके साथ सोएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होएगा और आप डीप स्लीप ले पाएंगे। तो बिल्कुल। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का और एंजाइटी इश्यूज का। हाँ, मुझे याद है मेरी डिलीवरी के टाइम पे जैसे बच्चे होते हैं ना 5 मिनट दूध पीते हैं फिर दे टेक अ नैप, तो जैसे ही हम उनको नीचे सुलाते हैं 15-20 मिनट में वो फिर उठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो मेरी नानी माँ मुझे उठाती थी कि फीड कराओ बच्चे को। तो इस तरह से पूरी रात में जगती थी, आई कुड नॉट स्लीप, क्योंकि बच्चे की फीडिंग पैटर्न तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। तो आई यूज्ड टू फील सो डिप्रेस्ड। पर मैंने उससे यही सीखा कि चलो मेरे साथ तो जो हुआ, लेकिन अब जो भी डिलीवर्ड पेशेंट मेरे पास होती हैं उन्हें मैं यही बोलती हूँ साथ वालों को कि आप टॉप फीड दे दें, अदरवाइज आप ब्रेस्ट पंप से ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर लें, अब रख ले। माँ को इतना टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट 5-6 घंटे की नींद अगर वो नहीं लेगी तो अल्टीमेटली उसका ब्रेस्ट मिल्क भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर लें, फिर उसे गर्म पानी में कटोरी को हिला के उसका टेम्परेचर मेंटेन करके बच्चे को पिला दें। जरूरी थोड़ी है कि हम हर आधे पौने घंटे में उठो दूध पिलाओ, उसे भी रेस्ट की जरूरत है। तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रखना इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप रात को कर सकते हैं, ताकि माँ एटलीस्ट 5-6 घंटे की नींद सो सके। और कांस्टेंट नींद से उसे काफी फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि थॉट प्रोसेस खराब भी तभी होंगे, वो लेथार्जी की तभी होगी, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, उसे ब्लीडिंग भी झेलनी है। तो नींद यदि 3 महीने तक आप नहीं सोएंगे तो आपकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। वैसे तो ये प्रोसेस 2-3 साल का है, बट स्टिल 2-3 महीने के बाद जैसे जैसे स्लीप साइकिल बच्चे की ठीक होती है, मदर को भी बहुत रिलीफ आना शुरू होता है एंड इट ग्रेजुअली सेटल्स। इट इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। तो अब लास्ट एक की नोट जो मैं अपनी पोस्टमार्टम मदर्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए। तो मेरी एक क्विक सजेशन है कि आप लंबा वेट ना करें। जैसे ही आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स फील होने लगे कि जो 2 हफ्तों से बढ़ रहे हैं, 2 हफ्तों से समय और आगे गुजर गया है, तो ये फर्ज है परिवार का, मदर का, कि वो इमीडिएट हेल्प ले। काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट से, आप अपनी गायनी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई हार्मोन रिलेटेड कोई भी टैबलेट्स या कुछ भी अगर उन्हें स्टार्ट करनी है तो एक्शन थोड़ा जल्दी होना चाहिए ताकि सीवियरिटी ना बढ़े। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरूरत है ओपन अप, बोलना, साथ देना और घर वालों का उनको सुनना। प्लीज उनकी सुनिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये कह के मत टालिए कि ये सबके साथ होता है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जो सबके साथ ना हो और सिर्फ आपके साथ हो। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल द पोस्टमार्टम मदर्स, क्योंकि मदरहुड हैज टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी, जो मेरी, इनकी, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि जो भी नर्चरिंग मदर है उसे संभल दें, बहुत सपोर्ट दें और खूब सारा प्यार दें।